अरे आवाज नहीं। चलो लास्ट पॉइंट बताओ, कहाँ तक लिखा हमने? महत्वपूर्ण बिंदु में अलवर रियासत का पॉइंट लिख लिया और अलवर को केंद्र में शामिल किया गया, लिख लिया। अरे लिख लिया ना, नियंत्रण हाथों में ले लिया गया, लिख लिया ना। वही तो बता रहा हूं। अब सुनो, लावा ठिकाने के शासक कौन थे? रुक जा श्यामा, वरना ठोकूंगा भी। सब बताऊंगा, टेंशन मत लो। लावा का भी बताऊंगा, कुशलगढ़ का भी बताऊंगा और नीम राणा का वो बताऊंगा टॉपिक कंप्लीट होने के बाद। इसलिए अभी बीच में लब के नहीं लेने हैं। सुनो स्टूडेंट, अच्छे से सुनिएगा और समझिएगा। स्टूडेंट, मैंने आपको मेऊ किसान आंदोलन पढ़ाया। अरे पढ़ाया ना। तो मेऊ किसान आंदोलन के दौरान मैंने आपको एक बात लिखाई थी, याद कीजिए। एकमात्र किसान आंदोलन जहां सांप्रदायिक दंगे हुए। क्या हुए? क्या हुए? और ये सांप्रदायिक दंगे जो प्रारंभ हुए थे मेऊ किसान आंदोलन के दौरान प्रारंभ हुए और देश की आज़ादी के समय तक हो रहे थे। कब तक हो रहे थे? बोलो। देश की आज़ादी के समय तक हो रहे थे। तो जब देश की आज़ादी के समय सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे यहीं अलवर रियासत के अंदर, और अलवर के राजा कौन? तेज सिंह। और तेज सिंह के जो प्रधान थे उनका नाम था NB खरे। कौन थे? जो RSS के सदस्य भी रह रखे थे उस टाइम के। और इसी दरमियान नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी। किसको? महात्मा गांधी को। किसको? और ये नाथूराम गोडसे भी RSS से जुड़ा हुआ था। तो कहा जाता है कि गांधी जी को मारने की योजना जो बनाई गई थी वो अलवर में बनाई गई थी, और उसमें हाथ था शक के आधार पर अलवर के प्रधानमंत्री का भी। समझ में आया ना? तो इस शक के आधार पर अलवर का नियंत्रण केंद्र ने, दिल्ली ने अपने हाथों में ले लिया और यहीं से प्रारंभ की राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया। समझ में आया कि नहीं आया? कंप्लीट ना? हेडिंग डालो, दूसरा चरण। अब जो मैंने सिस्टम से लिखाया है ये आप लिख लोगे ऐसे? अरे लिख लोगे ना? ओके, अब फास्टली लिखो जल्दी से। दूसरा चरण। दूसरे चरण के आगे लिखो नाम पूर्व राजस्थान संघ। पूर्व राजस्थान संघ। फिर लिखो आगे, आगे लिखो तारीख। तारीख, तारीख में लिखो स्टूडेंट 25 मार्च 1948। 25 मार्च 1948 लिख लिया। अब वापस लिखो विलय रियासतें व ठिकाने। विलय रियासतें व ठिकाने। विलय रियासतें व ठिकाने लिख लिया। अब बताओ कितने शब्द बताए थे मैंने? तो एक एक लाइन में ही लिखना, भले ही जगह बढ़ने देना। जैसे मैंने लिख के बताया था ना कैलाश, वो चीज़ें बता दो वापस। पिछली वाली PDF लगा दे। एक लाइन में एक ही लिखोगे हाड़ौती, क्या लिखोगे? दूसरे में वागड़, तीसरे में नॉन सैल्यूट और चौथे में मुस्लिम रियासत। जैसे मैंने ये लिखा ना ऐसे, इसी सिस्टम में लिखो। ये नहीं लिखना, ये बाद में लिखेंगे। ऐसे ही लिखो, आगे संख्या भी लिखोगे और फिर पूरा रूप लिखोगे। लिखो जल्दी से। हाड़ौती सेकंड लिखो, फिर वागड़,
और संख्या भी लिखोगे हाड़ोती की 3, ऐसे। हम्म बहुत बढ़िया। आगे लिखो ना, हाड़ोती की 3 कौन सी थी? हाँ ऐसे देख के लिख रही है, मर रही है। अभी भी तू रप में ही उतार रहा है रे। गाँव आयो तो झूठ बोल रही हो? पक्का कल लेके आएगा? नहीं कल लेके तो आएगा। हाँ ये हुई ना बात। लिख लिया रे? अरे लिख लिया ना सभी ने? किसी ने मिस्टेक तो नहीं की? ठिकाना लिखा? एक ठिकाना कौन सा? बहुत बढ़िया। अब वापस आगे लिखो, कुल विलय रियासतें व ठिकाने। कुल विलय रियासतें व ठिकाने। कुल विलय रियासतें व ठिकाने। और कुल विलय रियासतों में लिखो वही 9 रियासतें 1 ठिकाना बराबर कितनी इकाइयाँ? 10 इकाइयाँ। बहुत बढ़िया, लिख लिया सभी ने? अब बताओ पूर्व राजस्थान संघ की भी क्या बनेगी? धानी ही धानी। तो देखो बोर्ड पर, फिर लिख लेना। कितवा चरण है हमारा? आपने लिख लिया ना पूरा? मैं सीधा राजधानी से बता दूं? ओके। अब देखो दूसरे चरण की कहा किसको राजधानी बनाए? तो का राजधानी एक काम करो बना दो, किसको? कोटाकोट का। ठीक है। उसके बाद कहा राज प्रमुख किसको बनाए? तो का एक काम करो राज प्रमुख बनाओ कोटा के राजा भीम सिंह को। तो कहा उपराज प्रमुख किसे बनाए? तो का उपराज प्रमुख बना दो, बताओ किसको? कहा उपराज प्रमुख बनाओ 2, एक बूंदी के बहादुर सिंह को और एक बनाओ डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह को। कौन से सिंह को? तो बताओ उपराज प्रमुख कितने बने? 2। ओके। उसके बाद कहा कौन सा मंत्री? तो का प्रधानमंत्री किसको बनाए? तो का शाहपुरा प्रजा मंडल के सदस्य है गोकुल लाल अशावा। कौन है? तो कहा प्रधानमंत्री बना दो दूसरे चरण का गोकुल लाल अशावा को का। ठीक है। तो का उसके बाद अब इसका उद्घाटन कौन करेगा?
तो का उद्घाटन करवा दो नरहरि विष्णु गॉडगिल से। लिख लो जल्दी से, बस ये पद हो गए। सर आप जयपुर में भी पढ़ाते हो क्या? ये जोधपुर वाले अगर मुझे जयपुर जाने दे तो जाने दोगे रे? ये देख लो, मैं जोधपुर से खुश हूँ। जो कहते हैं जयपुर का इन्वायरमेंट थोड़ा सही नहीं है, उधर हवाएं थोड़ी पश्चिम विक्षोभों वाली चलती है, और हम पश्चिम राजस्थान की तरफ है तो हमें तो लू खानी है। क्या खानी है? हाँ, इधर गरम गरम हवाएं चलती है तो अब हमें एहसास होता है कि अभी हम जीवन में सफल नहीं हुए। अब उधर ठंडी ठंडी हवाएं आती है तो मन में आता है ए जो सिल्ली सिल्ली ओंदी ये हवा किथे कोई रोंदा होवेगा। सही है कि नहीं है? ऐसी फीलिंग लेनी नहीं है। उद्घाटन स्थल और नामकरण, हाँ अब ये भी सुन लो, नामकरण हर एक का नहीं होगा। अब जो नाम रखे गए ना ये भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर रखे गए, अब कोई नामकरण नहीं किया जाएगा। ओके, और उद्घाटन स्थल जो राजधानी बन रही है वहीं पर क्या होगा? उद्घाटन। ओके, जल्दी से लिखो। लिख लिया आपने? बोलो लिख लिया क्या? ये हो गया कितवा चरण। अब देखो दूसरे चरण के भी कुछ प्रमुख बिंदु लिखेंगे। अब पहले देखो हाड़ौती में कितनी रियासत है? कोटा। अब कोटा का महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? सुनो, कोटा के राजा कौन से सिंह है? भीम सिंह ने हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किया कि नहीं किया? बताओ, ये पॉइंट मैंने पहले ही लिखाया कि नहीं लिखाया? तो यहाँ लिखने की जरूरत है क्या? ओके, बूंदी का कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है। झालावाड़ जो नवीन रियासत है, क्या लिखने का पॉइंट है? उसके बाद आया गढ़ ही गढ़। वागड़ की पहली रियासत कौन सी? डूंगरपुर। डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह जिन्होंने वागड़ संघ बनाने का प्रयास किया। बताओ पहले ही लिख दिया कि नहीं लिख दिया? ओके, दूसरी रियासत बांसवाड़ा। बांसवाड़ा का पॉइंट सुनो, स्टूडेंट, बांसवाड़ा के राजा थे महारावल चंद्रवीर सिंह। कौन थे? जब महारावल चंद्रवीर सिंह को भारत संघ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने का कहा गया तो कहा कि आपकी रियासत का विलय भारत संघ में होगा, इसलिए आप हस्ताक्षर कीजिए भारत संघ विलय पत्र पर। तो बांसवाड़ा के राजा चंद्रवीर सिंह ने हस्ताक्षर करते समय एक बात कही जो मैं पहले राजस्थानी भाषा में बताता हूं। उन्होंने साइन करते समय कहा कि आज एन कागज पर मैं साइन कर आ कहनी चाहूं हूं कि मैं मर गो और मैं मां के मृत्यु प्रमाण पत्र पर खुद हस्ताक्षर करूं हूं। आ बात कौन की? अब हमारी भाषा जो है राजकीय भाषा हिंदी है, अगर राजस्थानी भाषा होती तो बिल्कुल आज अपा आई पड़ता कि बांसवाड़ा रो राजो चंद्रवीर सिंह जद भारत संघ विलय पत्र पर कागज पर साइन करिया जन कियो कि मैं कागज पर साइन कोनी करूं, ए संघ विलय पत्र कोनी है, ए मारो मृत्यु पत्र है जो मैं खुद ही जारी करूं हूं कि आज मैं मर गो।
मतलब समझ में आया कि नहीं आया? अब हमारी राजकीय भाषा कौन सी है बोलो? तो हिंदी में इसको लिखा गया कि मैं आज अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो ये बोल किसके हो गए? किस समय? भारत संघ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते। लिखो डबल स्टार और नोट लगाकर महत्वपूर्ण बिंदु में। लिखो नोट लगाकर। बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने, बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने, बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने भारत संघ विलय पत्र पर, भारत संघ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय भारत संघ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय कहा। बढ़िया, एरो के अंदर बंद करके लिखना, एरो में बंद करके लिखना। मैं आज डेथ वारंट पर क्या कर रहा हूँ? हस्ताक्षर कर रहा हूँ। लिख लिया? ओके, नेक्स्ट आगे सुनो। प्रतापगढ़ का ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। उसके बाद नॉन सैल्यूट देखो। अब नॉन सैल्यूट रियासतें कितनी है? कौन सी? और देखो इनके आगे ही हमने शब्द लिख दिया है कौन सा? सैल्यूट। तो बताओ ये लिखने की जरूरत है क्या? और मुस्लिम रियासत कौन सी? इसके आगे ही इसकी खूबी लिखी हुई है। तो बताओ, हमने इकाइयों को याद भी कर लिया और साथ ही साथ में उनके शब्दों को याद करके उनकी विशेषता भी याद कर ली। समझ में आया कि नहीं आया? कितने चरण पूरे हो गए? हेडिंग डालो तीसरा चरण। हेडिंग डालो तीसरा चरण। तीसरा चरण, और तीसरे चरण में लिखो स्टूडेंट नाम लिखो संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान। लिखो तारीख 18 अप्रैल 1948। 18 अप्रैल 1948 लिख लिया? अरे लिख लिया ना? अब सुनो, पहले एक बात बताओ स्टूडेंट। हमने पहले, चलो मैं ही बता देता हूँ, हमने 10वीं तक पढ़ाई की ना? हाँ, 10वीं तक पढ़ाई की। तो 10वीं तक आपको पता है हर सब्जेक्ट हुआ करता था। इंग्लिश भी होती थी, संस्कृत भी होती थी, साइंस भी होती थी, एसएसटी भी होता था और गणित भी होती थी। गणित बड़ी खतरनाक होती थी, है ना? अरे हाँ, तुम्हारे लिए नहीं छड़, मेरे लिए तो बड़ी खतरनाक थी। मैं मेरा बता रहा हूँ। तो आपको पता 10वीं तक हमारे ऐसे नहीं होता था कि गणित का पाप कट जाएगा। नो, गणित का पाप कब कटता? 10वीं के बाद। सब्जेक्ट बाद में ही लिया जाता। अब 10वीं तक तो हमें गणित चाहे कैसे भी पढ़ो, पढ़नी तो पड़ती थी। तो बताओ, गणित के अंदर हमारे टीचर कुछ बेसिक फॉर्मूले बताते कि नहीं बताते? बताते थे। जैसे प्लस इज इक्वल टू प्लस इक्वल प्लस बताते थे। हाँ, समझ में नहीं आया कि सर ने क्या बोला। अरे प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस, प्लस माइनस,
और माइनस माइनस, हाँ अब समझ में आया, मैंने इंग्लिश में बोल दिया है ना, हाँ प्लस इज इक्वल टू प्लस इक्वल प्लस, हाँ ये भी गलती हो गई मुझसे। अब सुनो और समझो। और एक सर जो हम सब का फेवरेट था, लाल बट्टा कका, है ना, और एक साइन थीटा कोस थीटा, किसने किसको पीटा, आज तक समझ में, पर वो उनमें बेटा काटने का बड़ा मजा आता था, लास्ट में लिख देते थे इति सीदम, है ना। हाँ तो सुनो, अब ये मैंने बात यहां पर क्यों बोली, फॉर्मूले सिर्फ गणित में ही नहीं है, अब राजस्थान के एकीकरण में भी बनेंगे। किस में बनेंगे, तो अब बताओ कितवा चरण बन रहा है, तो तीसरा चरण बना कैसे, सुनना और समझना। स्टूडेंट एक तरफ कर दो पूरी और समझो अच्छे से। कितवा चरण बनाया था, दूसरा, कितवा, तो दूसरे चरण के अंदर 9 रियासतें आई, कितनी, 9 रियासतें, जो मैंने आपको बता दी, कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ वगैरह, ये पूरी आई थी। तो जब दूसरा चरण बनाया जा रहा था तो मेवाड़ रियासत जो थी उसका क्षेत्र भी आ रहा था, उदयपुर भी आ रहा था, मेवाड़ रियासत भी आ रही थी। तो स्टूडेंट गोकुल भाई क्या, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो रियासती विभाग के अध्यक्ष थे, रियासती विभाग के अध्यक्ष ने संपर्क किया मेवाड़ के राजा भूपाल सिंह से, कितवें चरण के दौरान, दूसरे चरण के दौरान। और बिल्कुल भूपाल सिंह जी को कहा, भूपाल सिंह जी हम कितवा चरण बना रहे हैं, दूसरा, 9 रियासतें विलय हो रही है, और इन्हीं 9 रियासतों में आपकी भी एक रियासत आ रही है मेवाड़, जो इसी क्षेत्र में आ रही है। तो हम चाहते हैं कि आपकी रियासत का विलय भी कितवें चरण में हो जाए। तो मेवाड़ के राणा भूपाल सिंह ने कहा कि देख पटेल, मेरी रियासत की पॉपुलेशन 20 लाख है, कितनी, और टर्नओवर 1 करोड़ है, मैं चाहूँ तो स्वतंत्र रह सकता हूँ, और चाहूँ तो क्या, मैं स्वतंत्र रह सकता हूँ, क्योंकि मैं रियासती विभाग की दोनों टर्म्स और कंडीशन को पूरा कर रहा हूँ। पटेल जी चुपचाप थैला लेकर चले गए, बिल्कुल सही थी बात। अब पटेल जी ने कहा बाद में सोचेंगे किसका, उदयपुर का, दूसरा चरण बना देते हैं 9 रियासतों का विलय करके। तो बताओ कितवा चरण बना, दूसरा। अब सुनो, पटेल बड़े मास्टर माइंड थे, पटेल के मित्र थे जो मेवाड़ रियासत में ही रहते थे, माणिक्य लाल वर्मा। कौन थे, एकदम अच्छे से सिंपली भाषा में समझाऊं, ओके। पटेल जी ने फोन लगाया, किसको, वर्मा जी को, कहा वर्मा जी कैसे हो, तो वर्मा जी ने कहा ठीक हूं मैं, आप बताओ कैसे हो। तो कहा मैं अच्छा हूँ वर्मा जी, एक बात बताऊँ आपको, कहा क्या, कि मैं दूसरे चरण का पूर्व राजस्थान संघ का तुम्हें बना रहा था प्रधान मंत्री। क्या बना रहा था, पूरा फाइनलाइज हो गया, पर मेवाड़ के राणा भूपाल सिंह जी ने अपनी रियासत का विलय दूसरे चरण में नहीं किया। जब दूसरे चरण में आपकी रियासत आई नहीं तो मैं तुम्हें प्रधानमंत्री कैसे बनाऊं। तो माणिक्यलाल वर्मा ने कहा अगर मेवाड़ का विलय मैं करवा दूं तो पटेल जी ने कहा हाँ, वापस हो गए। क्या कहा, बड़े गजब के हो। हाँ बिल्कुल सही, इसमें क्या, बिल्कुल सिंपल भाषा में पढ़ो। पटेल जी ने कहा हाँ हम जबान देते कि आपको बनाएंगे प्रधान। अब बताओ वर्मा जी पहले ही मेवाड़ रियासत में प्रसिद्ध थे कि नहीं थे? प्रजामंडल किसान आंदोलन के दौरान तो जेलों में गए ही गए हैं,
प्रजामंडल में भी गए कि नहीं गए, तो जनता में उनकी प्रसिद्धि थी। माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ की 20 लाख जनता को कहा कि ये भूपाल सिंह अकेले कौन होते हैं 20 लाख जनसंख्या का निर्णय लेने वाले। हम संपूर्ण जनता चाहते हैं कि मेवाड़ का क्या हो, विलय हो। अब स्टूडेंट 20 लाख जनसंख्या यानी मेवाड़ की जितनी कितनी भी जनसंख्या थी वो जोरों शोरों से विरोध करने लगी। किसका? बोलो, अरे बोलो। तब भूपाल सिंह ने कहा अपने प्रधानमंत्री को का लिख बाढ़ पत्र किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कि तुझे विलय करना है कर दे, पर मेरी कुछ टर्म्स और कंडीशन है। नंबर फर्स्ट, मेवाड़ रियासत का विलय किसी में नहीं होगा, जिसका विलय होगा मेवाड़ में होगा। समझ में आया? मैंने कहा मैं नयन से हाथ नहीं मिलाऊंगा, नयन मुझसे आकर हाथ मिलाएगा। क्या हाथ नहीं मिल रहा है? तो ये तो बड़ी बात कर दी किसने? भूपाल सिंह जी ने। मतलब नमक कह रहा है मैं दाल में नहीं गिरूंगा। डालने का कोई बात नहीं, इसको थाली में डाल दो, मैं इसके ऊपर गिर जाऊंगे। तो बताओ ये बड़ी बात हुई कि नहीं हुई? हाँ, भूपाल सिंह जी ने कहा मेवाड़ का विलय किसी में नहीं होगा, जिसका विलय होगा मेवाड़ में होगा। समझ में आया? दूसरी शर्त, बनेगी धानी ही धानी, कौन सा पुर? ओके। तीसरा पॉइंट, शर्त रखी मैं बनूंगा राज प्रमुख। क्या बनूंगा? मेरे बाद मेरा पुत्र बनेगा राज प्रमुख, मेरे पुत्र के बाद मेरा पोता बनेगा राज प्रमुख, पोते के बाद पड़ पोता बनेगा राज प्रमुख, पड़ पोते के बाद लकड़ पोता, और लकड़ पोते के बाद फकड़ पोता। मतलब समझे? वंशानुगत रूप से चाहिए कौन सा पद? कितनी शर्तें हो गई? और कहा प्रीवी पर्स में 20 लाख रुपए चाहिए। कितने? अब ये प्रीवी पर्स क्या होता है सुनो। जब रियासत का विलय कर दिया जाता था तो केंद्र से उस रियासत के राजा को अपनी रियासत के विकास हेतु पैसे दिए जाते थे। और अब तक जितनी रियासतों का विलय हुआ उनको सिर्फ कितने दिए गए? 15 लाख, ज्यादा से ज्यादा। कितने दिए गए? ज्यादा बता रहा हूं। किसी को 8 भी दिए गए, किसी को 11 भी दिए गए, किसी को 10 भी दिए गए, रियासत के अनुसार दिए गए। पर अब तक सर्वाधिक कितने दिए गए थे? भूपाल सिंह ने कहा 20 लाख। कितने? कितनी शर्तें? 4। अब पत्र आया किसके पास? सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पहला पॉइंट देखा कि धानी ही धानी उदयपुर बना देंगे। दूसरा पॉइंट देखा वंशानुगत रूप से चाहिए कौन सा पद? तो पटेल जी ने कहा एक बार रियासत का विलय कर दूं फिर मैं जानूं और मेरा काम जाने। बिल्कुल विलय कर दिया, ये कह करके हाँ आपको क्या दिया जाएगा? वंशानुगत रूप से। तीसरा पॉइंट, प्रीवी पर्स में कितने रुपए? पटेल जी ने कहा यहाँ लफड़ा होगा। और बिल्कुल फैक्ट है, हमारे राजस्थान में देखा देखी बड़ी गजब की होती है। इस बात को ध्यान रखना कि जैसे घर के अंदर हम जैसे बात करें कि 2 भाई है, पापा ने छोटे भाई को आईफोन दिला दिया और हमें चाइना का ठीकरा दे दिया। पापा को सीधा कहेंगे देख पापा, नहीं सॉरी देखो पापा, कि देखो पापा या तो फोन फुड़वाओगे, कौन सा? आईफोन, और या फिर लड़ाई होगी मैं इसको ठोकूंगा। वरना दोनों को दिलाओ तो आईफोन दिलाओ, वरना दोनों को चाइना का ठीकरा दो। सही है कि नहीं? देखा देखी होती कि नहीं होती है? बिल्कुल। और औरतों में तो हद से ही ज़्यादा होती है। बिल्कुल फैक्ट है। इसका उदाहरण दूंगा राजा महाराजाओं के समय। तो अभी सुनो, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी सोचा कि अगर मैंने भूपाल सिंह को कितने लाख दे दिए?
तो 15 रियासतों का विलय पहले ही हो रखा है। वो पिछले वाले राजा भी कहेंगे हमें भी दो, तो पटेल ने इसका भी तोड़ निकाल दिया। 15 लाख तो दे दिए, दूसरों को दिए वैसे, और 5 लाख रुपए ये कह कर दिए कि मेवाड़ का इतिहास है और मेवाड़ में धार्मिक स्थल और दुर्ग वगैरह खूब है। इनके निर्माण और पुनर्निर्माण हेतु भूपाल सिंह जी को 5 लाख का अतिरिक्त पैकेज दिया जा रहा है ताकि कोई दूसरा कोई मांगी नहीं करे। ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो अब बताओ कितवा चरण बनेगा? अब नवीन रियासत कौन सी आ रही है? उदयपुर का विलय होगा कितवे चरण में? बोलो। अरे मिलाया किस में जाएगा? तो बताओ दूसरे चरण का नाम क्या है? बोलो। तो पूर्व राजस्थान संघ प्लस उदयपुर बराबर संयुक्त राजस्थान। फॉर्मूला बना कि नहीं बना? अरे बना ना। तो इस बात को कान खोल के सुन लेना और देख लेना अच्छे से कितवे चरण को, तीसरे चरण को। अब एक नया पॉइंट ऐड हो रहा है, फॉर्मूले बनेंगे अब। तो देखो बोर्ड पर देखो कितवा चरण है? तीसरे चरण का नाम क्या? संयुक्त राजस्थान। तारीख क्या थी? 18 अप्रैल 1948। ओके। फिर अब सुनो फॉर्मूला। संयुक्त राजस्थान बराबर, इसके पहले क्या बनाया हमने? पूर्व राजस्थान संघ प्लस उदयपुर। देखते रहना, अभी समझ में नहीं आएगा आपके। अब देखना, विलय रियासतें व काणे ही काणे ठिकाने। अब देखो पहले ये क्या लिखा हुआ है? पूर्व राजस्थान संघ में कितनी रियासतें थी? ठिकाना कितना? ये हिसाब सिर्फ किसका हुआ? अब बताओ उदयपुर है क्या? रियासत। क्या है? तो इसको यहां पर हम कोष्टक में लिख देंगे, एक रियासत कोष्टक। अब हम वापस लिखेंगे कुल विलय रियासतें व काणे ही काणे। बताओ रियासत को रियासत में जोड़ोगे, कितनी रियासतें हुई? 10 रियासतें। ठिकाना कितना? एक ठिकाना। सवाल पूछेगा संयुक्त राजस्थान में कितनी इकाइयां थी? अरे बोलो। अब बताओ चीज समझ में आई कि नहीं आई? पर सुनो, 11 इकाइयां भले ही हो, नवीन रियासत कौन सी आई? समझ में आया ना? यही सवाल अभी पूछा था, याद रखना, FSO पेपर में, फूड सेफ्टी ऑफिसर में। ध्यान रखना, सवाल पूछा कि संयुक्त राजस्थान में नवीन किस रियासत का विलय हुआ? अब तुम ही बता दो किसका हुआ, क्योंकि पूर्व राजस्थान संघ तो पहले ही बन चुका था। समझ में आया कि नहीं? अब आप अपनी कॉपी में दूसरा चरण खोलकर बैठो, मजा तो अब आएगा तुम्हें, देखना। अपनी कॉपी में दूसरा चरण खोलो, अब देखना मजा। खोल दिया दूसरा चरण। अब पहले देखो दूसरे चरण में ही मिलाया जा रहा है किसको? तो बिल्कुल पटेल जी ने कहा शर्त के तहत धानी ही धानी बनाओ कौन से पुर को। उसके बाद भूपाल सिंह जी ने कहा मुझे कौन सा पद मिलना चाहिए, तो बिल्कुल बनाया गया राज प्रमुख। बताओ किसको? भूपाल सिंह को। अब तुम्हारी कॉपी में देखो दूसरे चरण के राज प्रमुख कौन है, तो अब राज प्रमुख पद से हटाया किसको? बोलो। तो भीम सिंह जी हो गए नाराज। क्या हो गए? नाराज। पटेल को कहा इधर आओ पटेल जी,
तुमने राज प्रमुख बनाया किसको? तो फिर मैं क्या बनूंगा? तो पटेल जी ने कहा चिंता मत करो, तुम बनोगे उपराज प्रमुख। क्या बनोगे? अपनी कॉपी में देखो उपराज प्रमुख कितने थे। तो जब भीम सिंह को उपराज प्रमुख बनाया तो बूंदी के बहादुर सिंह और डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह ने कहा इधर आना, तो पटेल जी इधर आना। फिर कहा हम क्या बनेंगे? तो कहा चिंता मत करो, ये बनेंगे भीम सिंह जी सीनियर उपराज प्रमुख, तुम दोनों बनोगे जूनियर उपराज प्रमुख। क्या बनोगे? अरे बोलो। तो देखो पद बनाते गए कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी घोड़ियां देते गए पदों की और विलय करते गए। पटेल को ऐसे ही लोह पुरुष नहीं कहा गया। अब सुनो, बात आई प्रधानमंत्री की, तुम बताओ किसको बनाया जाएगा? बोलो। क्योंकि मेवाड़ का विलय हुआ तो किसकी वजह से हुआ? ये थे मास्टरमाइंड सरदार वल्लभ भाई। हर एक को खुश कर दिया किसने? सरदार वल्लभ भाई। अब सुनो, ये लो, कौन सा मंत्री? अच्छी, अभी तो कौन आया है? राज प्रमुख आए, उपराज प्रमुख, और उपराज प्रमुख के आगे लिख देंगे वरिष्ठ। हिंदी में सीनियर को क्या कहते हैं? वरिष्ठ। वरिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया। जल्दी से बताओ किसको? भीम सिंह को। भीम सिंह जिनका अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैं खुश हूं। तो नाराज हुए बताओ कौन? बहादुर सिंह। आप एक ही याद रखो, बहादुर सिंह। और बहादुर सिंह अगर ऑप्शंस में नहीं हो तो याद रखोगे, हाँ जी, इनको बनाया गया कनिष्ठ उपराज प्रमुख। याद रखिएगा। कंप्लीट ना? अरे कंप्लीट ना। उसके बाद आया मंत्री ही मंत्री, और प्रधानमंत्री बने माणिक्य लाल वर्मा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये हो गया आपका कितवा चरण? तीसरा चरण। समझ में आया? अब सुनो, अभी कोई पेपर हुआ था ना, अभी पेपर हुआ था कोई, हाँ, जूनियर अकाउंटेंट का कोई पेपर हुआ था। उस पेपर में सवाल पूछा था जयपुर के पहले राजस्थान की राजधानी कहाँ थी, पूछा था। तो छोरों ने कहा जयपुर के पहले कोई और राजधानी थी क्या? अरे मेरे भाई, वो सवाल राजस्थान के एकीकरण से पूछा था। किससे पूछा था? और चौथे चरण में बन जाएगी राजधानी जयपुर। तो बताओ, चौथे चरण में राजधानी जयपुर बनी तो जयपुर के पहले कितवा? तीसरा चरण। और तीसरे चरण की धानी ही धानी उदयपुर। उत्तर सही क्या था उसमें? समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान रखें इस बात को। एग्जामिनर कभी भी सीधा सवाल नहीं देगा। अगर एग्जामिनर सीधा पूछता कि संयुक्त राजस्थान की राजधानी कहाँ थी, तो सीधा ठोक देते उदयपुर। एग्जामिनर ने लैंग्वेजी सवाल बना दिया कि राजस्थान की जयपुर के पहले राजधानी कहाँ थी। समझ में आया कि नहीं आया? लिखो, छापो, मरो। जल्दी से लिख लो। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट एक बार कमेंट करके बताओ समझ में आ रहा है? जल्दी से कमेंट करो। जल्दी से कमेंट करो।
मज़ा आ रहा है सर पढ़ाई करने का? ओके, क्या टेस्ट है क्या तुम्हारा? कल है? ओ मम्मा, ओके ओके स्टूडेंट, बहुत बढ़िया। जल्दी से लिखो स्टूडेंट। लिख लिया सभी ने? जल्दी से लिखो। हाँ, अभी उद्घाटनकर्ता भी लिखाएंगे। उद्घाटनकर्ता में लिख दो स्टूडेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्घाटनकर्ता। लिख लिया सभी ने? ओके, लिखो नोट लगाकर महत्वपूर्ण बिंदु में लिखो। मेवाड़ के राणा भूपाल सिंह ने, लिख लिया ना ये सभी ने या लिख रहे हो? लिख रहे हो? जल्दी लिखो। लिखो लिखो, फास्ट लिखो इधर। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? लिखो जल्दी से। मेवाड़ के राणा भूपाल सिंह ने निम्न शर्तें रखी। निम्न शर्तें रखी। मेवाड़ के राणा भूपाल सिंह ने निम्न शर्तें रखी। नंबर फर्स्ट लिखो स्टूडेंट। बताओ राजधानी क्या? बिल्कुल लिखो, सीधा लिख दो राजधानी बराबर करके उदयपुर। राज प्रमुख पद, सिर्फ इतना ही लिखो, राज प्रमुख पद। लिख लिया? और थर्ड लिखो प्रीवी पर्स। प्रीवी
पर्स के रूप में, प्रीवी पर्स के रूप में कितने लाख? 20 लाख रुपए। बताओ, ये हो गया आपका कितवा चरण? तीसरा चरण। हेडिंग डालो चौथा चरण। अब इसी तरह लिख लोगे। अब देखो हर एक में आगे फॉर्मूले बनेंगे। सुनो, दूसरे में मिला दिया उदयपुर तो बन गया तीसरा चरण। तीसरे चरण का नाम रखा गया संयुक्त राजस्थान। अब सुनना, चौथा चरण कैसे बनेगा? तीसरे चरण में मिला दी जाएगी कितनी रियासतें? 4। जे 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 बी। तो देखो संयुक्त राजस्थान प्लस जे 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 बी बराबर वरहद राजस्थान। समझ में आया कि नहीं आया? लिखो जल्दी से। अरे समझ में आ रहा है ना? ओके, हेडिंग डालो वरहद राजस्थान। चौथे चरण के आगे लिखो वरहद राजस्थान। लिखो तारीख। तारीख में लिखो 30 मार्च 1949। 30 मार्च 1949। लिख लिया? लिख लिया ना? ओके, लिखो फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसे लिखोगे? लिखो वरहद राजस्थान बराबर वरहद राजस्थान बराबर, इसके पहले क्या बनाया आपने? तो बिल्कुल लिखो संयुक्त राजस्थान थोड़ी जगह छोड़ दो और बाद में लिखो प्लस, लिखो जयपुर, वही जे 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 बी। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर प्लस वा रे वा लावा। और आगे ही इंग्लिश में लिख दो शॉर्ट फॉर्म में जे 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 बी, ताकि तुम्हें पता रहे। 4 महीने 6 महीने बाद भी पढ़ो तो इस चीज़ से आपको पूरी वो क्लास की बात याद आ जाए। अब बताओ ये फॉर्मूला बना कि नहीं बना? अब आगे वापस लिखो। जैसे देखो बोर्ड पर हमने लिखा ना फॉर्मूला, फॉर्मूले के बाद क्या लिखा? विलय रियासतें व ठिकाने। तो लिखो विलय रियासतें व ठिकाने। अब बोर्ड पर देखो, पहले बोर्ड पर क्या, पहले अपनी कॉपी में देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है? संयुक्त राजस्थान लिखा हुआ है। तो अब बोर्ड पर देखो संयुक्त राजस्थान में कितनी रियासतें? 10 रियासतें। ठिकाना कितना? तो लिखो संयुक्त राजस्थान के नीचे कोष्टक में लिखो 10 रियासतें प्लस 1 ठिकाना। लिख दिया? कोष्टक बंद करो। अब बताओ इसमें आगे देखो कितनी रियासतें हैं? 4। ठिकाना कितना है? तो कोष्टक में लिखो 4 रियासतें प्लस 1 ठिकाना। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट समझ में आया? नहीं आया तो बोर्ड पर बता दूंगा, बोल देना, शर्म नहीं करनी है। लिख लिया? 4 रियासतें प्लस 1 ठिकाना। अब वापस इसी की तरह लिखो कुल विलय रियासतें व ठिकाने। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट बताओ जल्दी से। कुल विलय रियासतें व ठिकाने। अब जल्दी से रियासतों को रियासतों में जोड़ो। कितनी हुई? 14 रियासतें प्लस ठिकाने को ठिकाने में जोड़ो 2 ठिकाने बराबर कितनी इकाइयां? बोलो, लिख दो 16 इकाइयां। बहुत बढ़िया। जब 7वें चरण तक तुम पहुंचो और इकाइयां तुम्हारे पास कितनी आ जाए? 23, तो किसी को पूछने की भी जरूरत नहीं है कि मैंने एकीकरण सही किया कि नहीं किया। अगर 21 आ जाए तो समझ लेना तुम पाकिस्तानी भावना के हो, तुमने 2 मिला दी कौन से तान में।
और अगर 26 आ जाए तो समझ लेना तुमने यूपी, एमपी और गुजरात की छीन ली। समझ में आया कि नहीं आया? इस बात को ध्यान रखें। आ रहा है सर, 14 रियासतें, काणे ही काणे, 2 ठिकाना, हाँ, और 16 इकाइयाँ। बहुत बढ़िया सर, बता दीजिए। चलो बता देते हैं। बिल्कुल माइंड थोड़ा बिल्कुल इधर उधर हो जाता है। तो सुनो, इन आप भी देख लेना जिनको समझ में नहीं आया। फॉर्मूला देखो पहले, कितवा चरण है? वरहद राजस्थान। अब वरहद राजस्थान बना कैसे? संयुक्त राजस्थान जो पहले बनाया था, इसमें हमने जोड़ दिया जे 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 बी प्लस वा रे वा लावा, मतलब जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, और ये बन गया फॉर्मूला। तो देखो, संयुक्त राजस्थान में ये जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और लावा जोड़ा, तब बन गया क्या? वरहद राजस्थान। अब सुनना, अब वापस वही क्या लिखेंगे? विलय रियासतें व काणे ही काणे ठिकाने। तो संयुक्त राजस्थान में कितनी रियासतें थी? ठिकाना कितना? ओके, कोष्टक बंद, प्लस अब ये 4 क्या है जल्दी से बताओ? रियासतें। और लावा क्या है? 1 ठिकाना, कोष्टक बंद। अब हम लिखेंगे कुल विलय रियासतें व काणे ही काणे ठिकाने। रियासतों को रियासतों में जोड़ो, कितनी हुई? 14 रियासतें। ठिकाने कितने हुए? 2 ठिकाने, बराबर कितनी इकाइयाँ? 16 इकाइयाँ। कंप्लीट। अगर तुम्हें पूछ ले वरहद राजस्थान में कुल इकाइयों की संख्या कितनी थी? बोलो। संयुक्त राजस्थान में इकाइयों की संख्या कितनी थी? बोलो। पूर्व राजस्थान संघ में इकाइयों की संख्या कितनी थी? 10। और मत्स्य संघ में इकाइयों की संख्या, बोलो कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया ना? लिखो मरो। सर एक्स्ट्रा बताते हो तो कंफ्यूज हो जाता है। अरे कहाँ कंफ्यूज हो जाता रे? और मैंने क्या एक्स्ट्रा बताया? कुछ एक्स्ट्रा बताया रे? हाँ, लिखो, आगे बढ़ो। हाँ, महत्वपूर्ण बिंदु हेडिंग डालो। महत्वपूर्ण बिंदु। अब यहां पर देखना और गजब के मजे होंगे। महत्वपूर्ण बिंदु में सबसे पहले देखो, मैंने आपको बताया कितनी रियासतें आई? 4। और कितवा चरण बन रहा है ये? तो देखो, वरहद राजस्थान जब बनाया जा रहा था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब वरहद राजस्थान के पहले मैं आपको बताता हूं भारत संघ के बारे में, जो सबसे पहले लिखाया ना। जब भारत बन रहा था तो जोधपुर के राजा जो थे हनुमंत सिंह, कौन थे? बोलो। हनुमंत सिंह के बारे में बताता हूं। सर, लावा का जयपुर में आता था क्या? अरे भाई मेरे, पिछली वाली क्लास देख मर जाकर। इसीलिए तो मैं बोलता हूं, अगर आपने हिस्ट्री में एक भी क्लास स्किप की तो चीज़ें समझ में नहीं आएगी। मैंने उस टाइम भी बोला था, ध्यान रखना। सर मैथ तो आती है आपको, फॉर्मूला लगाते हो, मजाक कर रहे हो, 10वीं में कम मार्क्स आए, सर जी आप हमसे। अरे भाई ये फैक्ट, इसमें कौन सी गणित है? अरे इसमें कोई गणित नहीं है। तुम कहोगे तो कल मार्कशीट लेकर आ जाऊंगा, बिल्कुल बता दूंगा। बिल्कुल फिक्स 38, और 38 से ज़्यादा होंगे तो 40। उसके आगे हमारे बस की बात ही नहीं थी, क्योंकि हमें हमारे ज्ञान के बारे में पता है। हम इतनी सीदम के अलावा कुछ लगाते ही नहीं थे। हमारे लिए कर्ण भी बराबर था, लंब भी बराबर था, आधार भी बराबर था। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, A+B तो कभी काम में लिए ही नहीं, और ना ही कभी याद
होते थे, और साले वो लंबाई चौड़ाई वाले आज तक याद नहीं हुए। कौन से वो आते हैं ना, समय गणना और दूरी। एक रेलगाड़ी इतनी लंबी है, इतनी पटरी से गुजरी, सुरंग की लंबाई इतनी है, तो ट्रेन कितने समय में पार होगी? ट्रेन के ड्राइवर को पूछो, हमें क्या पता। समझ में ना? तो मतलब हर एक टीचर का पढ़ाने का रुतबा। और एक बात तुम्हें ये भी बता दो, गणित अगर जिसका फेवरेट है ना, वो बड़ा गजब का सब्जेक्ट है। गणित में अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप पूरे में से पूरे लेकर आ सकते हो, दूसरे सब्जेक्टों में नहीं ला सकते हो। इस बात का ध्यान रखना। ओके सर, प्रधानमंत्री और राज प्रमुख नहीं बनेंगे इस चरण में? अरे पहले चरण में प्रधानमंत्री बनने से पहले लफड़े तो देख लो, क्योंकि अब लड़ी जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो तीसरे चरण में ही मिलाया जा रहा है कितनी रियासतों को। तो अभी तो मजे देखो, तभी तो कह रहा हूं तुमने एकीकरण हमेशा 7 चरणों में ही पढ़ा। बेटों ने 7 चरणों के नाम रट लिए, राज प्रमुख रट लिया, और का चरण पूरे, एकीकरण पूरा। एकीकरण ऐसे पूरा नहीं होता है, पूरा अच्छे से पढ़ो, और एक बार पूरा समझ लिया तो फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो सुनो, अब क्या होता है क्या नहीं होता है। तो पहले जोधपुर के राजा हनवंत सिंह के बारे में बताता हूं। जब भारत संघ बनाया जा रहा था, भारत संघ बनाया जा रहा था, तो बिल्कुल स्टूडेंट, जोधपुर के राजा हनवंत सिंह जो थे वो पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना के संपर्क में थे। किसके? और मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी सील मोहर लगाकर हस्ताक्षर करके भेजा कागज किसको? हनवंत सिंह को। कहा तुम्हारी जितनी कितनी भी शर्तें हैं वो शर्तें लिख दो, हम तुम्हारी शर्तें बिना देखे स्वीकार करते हैं। हमारी शर्त एक ही है, जोधपुर का विलय पाकिस्तान में होना चाहिए। अगर हो जाता तो, मैंने कल भी बोला ना, तो अभी ये गढ़ होता। समझ में आया ना? लश्कर ताइबा और ISI, और हम भी किसी संगठन के मुखिया होते, और यहाँ पर अभी मेरे आगे और कंधे पर पुष्पा भाऊ की तरह AK-47 होती। सही है, बिल्कुल फैक्ट है। पर ऐसा हुआ किसकी वजह से? सरदार वल्लभ भाई पटेल और VP। तो सुनते रहो। तो बिल्कुल जब ये बात हुई तो एक व्यक्ति था। कौन था? सुमनेश जोशी। ये चीजें बहुत टॉप लेवल की बता रहा हूं, मैं पहले बोल रहा हूं। और तुम्हारा कोई स्टूडेंट, एक बात सुन लेना, ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे कोई मित्र नहीं है, मित्र तो होंगे। तुम्हारा कोई मित्र अगर दूसरे इंस्टीट्यूट में कोचिंग कर रहा है तो रजिस्टर लेकर देख लेना, और अपना रजिस्टर भी मिला लेना। इस बात को मैं स्पष्ट चैलेंज करके बोल रहा हूं। चलो कंटेंट बराबर का मिल जाएगा, बराबर का मतलब ठीक ठाक मिल जाएगा, टॉप हमारा ही होगा, अभी भी बोल रहा हूं। पर उसको जो चीजें तुम एकीकरण बोलकर बताते हो ना, उसको बोलना कि एकीकरण की प्रक्रिया बोल। वो कहेगा मतच्छीय संघ 4, फिर कहेगा पूर्व राजस्थान संघ बता, तो वो करेगा एक डूंगरपुर ही, बांसवाड़ा ही, तब खींच के थप्पड़ मारना के सुन 2 मिनट में पूरा एकीकरण। फैक्ट ठीक नहीं है, वही तो चीज है। तो सुनो और समझो अच्छे से। तो स्टूडेंट, एक व्यक्ति था, और यही चीजें हाई लेवल की बता रहा हूं, और ये सवाल एग्जामिनर ने पूछा तो तुम सीधे ये बात तुम्हें याद आएगी। एक व्यक्ति था जिसका नाम था सुमनेश जोशी। क्या नाम था? सुमनेश जोशी को इस बात के बारे में पता चल गया कि जोधपुर के हनवंत सिंह जी किसके संपर्क में है? मोहम्मद अली जिन्ना के। उस सुमनेश जोशी ने ये बात लिख दी रियासत समाचार पत्र में। किसमें? बोलो। रियासत समाचार पत्र में लिख दिया कि जोधपुर के हनवंत सिंह जी जिन्ना के संपर्क में है, और वो अपनी रियासत का विलय पाकिस्तान में करना चाहते हैं। ये बात पता चल गई रियासती विभाग के अध्यक्ष
सरदार वल्लभ भाई पटेल को। पटेल ने हाथों हाथ संदेश भेजा किसको? हनुवंत सिंह को। का आओ कहाँ? रियासती विभाग। कहाँ आओ? किसको बुलाया? कहाँ के राजा थे? बहुत बढ़िया। अब जोधपुर के थे राजा वो, तो जोधपुर के राजा हनुवंत सिंह को पता था कि मैं वहाँ जाऊँगा तो मेरे ऊपर जोर जबरदस्ती की, मैं तैयारी के साथ जाऊँगा। कानून न कायदा ठोके जिसका फायदा। वो तैयारी के साथ गए और लेकर क्या गए? पिस्टल। क्या लेकर गए? और पिस्टल कैसी लेकर गए तुम्हें पता है? पेन पिस्टल, क्योंकि वहाँ पे चेकिंग भी होती थी। कौन सी पिस्टल? और उनको पेन पिस्टल दी किसने पता है? अरे पता है? मैंने। देखना चाहोगे? दिखना चाहोगे? कैलाश मैसेज भेज, मैं तुझे पिस्टल भेज रहा हूँ, फोटो। अरे आवाज नहीं, दुष्टी एक कहीं के एक तो कहाँ जा रहा है? पिस्टल आ रही है, आवाज नहीं रही। किधर गई रे मरी? अभी नहीं दिखानी है, मैं कहूं तभी दिखाना ना। ओके, अब सुनो और समझो क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। तो बिल्कुल अपनी जेब में कौन सी पिस्टल डालकर लेकर गए? मतलब पेन जैसी पिस्टल थी वो डालकर लेकर गए। अब सुनना, पेन पिस्टल लेकर गए, रियासती विभाग। अब बताओ मैं मेरे अंदाज में ही बताऊं या किताबी लैंग्वेज में बताऊं? हाँ, तो सुनो और समझो। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा वीपी मेनन को, रियासती विभाग में ही बैठे थे, दोनों बैठे थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वीपी मेनन को कहा कि ले विभाग के बाहर चलते हैं और चाय पीते हैं। और हाँ, सुनते रहो। तो वीपी मेनन ने कहा नहीं, मैं नहीं पीता। क्या? अरे चल ले यार, कभी कभार दोस्तों की बात मान लिया कर। कहा नहीं मैं नहीं पीता। तो कहा ठीक है, तू यही है? कहा बिल्कुल मैं यही हूँ। तो कहा हनुवंत सिंह जी आएंगे। कौन आएंगे? मारवाड़ के जोधपुर के राजा आएंगे और उनसे तू ये कागज ले, भारत संघ विलय पत्र पर क्या करवा देना? हस्ताक्षर। कहा ठीक है, मैं करवा दूंगा। अब बताओ पटेल जी कहाँ आ गए? बाहर। क्या पीने? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये भी सुन लेना। बाहर आ गए। अब वो क्या पी रहे थे? चाय पी रहे थे स्टूडेंट। तो बिल्कुल उधर पीछे से, मतलब बाद में थोड़ी दूर आए थे चाय पीने। उधर दूर मतलब ज़्यादा भी दूर नहीं, इधर विभाग है, उससे दो एक दुकान छोड़कर पास में ही बैठे बैठे चाय पी रहे थे। इधर से विभाग में गए कौन? हनुवंत सिंह। हनुवंत सिंह जी गए तो वीपी मेनन को जाकर सीधा हनुवंत सिंह ने कहा बताओ हमें क्यों बुलाया? तो हनुवंत सिंह जी ने हनुवंत सिंह को सबसे पहले वीपी मेनन ने पूछा तुम कौन हो? तो कहा हम जोधपुर के राजा हनुवंत सिंह। अच्छा आप हनुवंत सिंह जी हो? ये भारत संघ विलय पत्र के कागज है, आप इन कागजों पर क्या करो? हस्ताक्षर। तो हनुवंत सिंह जी ने कहा क्यों करने हैं हस्ताक्षर ये बताओ? तो कहा आपकी रियासत का विलय किस में हो रहा है? भारत में। किस में हो रहा है? भारत में। तब हनुवंत सिंह जी ने कहा कि बता स्वतंत्र अस्तित्व की टर्म्स और कंडीशन क्या है? किसको बोला? वीपी मेनन को। तो वीपी मेनन ने कहा स्वतंत्र अस्तित्व वही रियासत रख सकती है जिसकी जनसंख्या 10 लाख हो और टर्नओवर 1 करोड़ हो। तो हनुवंत सिंह जी ने कहा सुन, टर्नओवर 1 करोड़ प्लस और जनसंख्या 10 लाख प्लस है, तो जनसंख्या डबल कर दे, 20 लाख कर दे।
1-2 महीनों की मोहलत दे देना, जनसंख्या भी पूरी 17-18 लाख होगी, 3-1 लाख और हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, इसमें क्या। और का टर्नओवर 1 करोड़ का बोल रहा है, बोल तुझे एक्स्ट्रा कितने चाहिए। मतलब समझे, रियासती विभाग की दोनों टर्म्स और कंडीशन को जोधपुर भी पूरा कर रही थी। तब हनुवंत सिंह जी ने कहा, सुन मेनन, मैं स्वतंत्र अस्तित्व रख सकता हूं, मैं जिधर चाहूं उधर अपनी रियासत का विलय करो। तो मेनन ने कहा, नो नो नो, ऐसे थोड़ी होता, तुम्हें साइन यही करने पड़ेंगे। तो वीपी मेनन ने कहा, दबाव, सॉरी हनुवंत सिंह जी ने कहा, दबाव डाल रहे हो। तो कहा बिल्कुल। अब आता माटी सटकली किसकी? हनुवंत सिंह जी ने क्या निकाला? पिस्टल नहीं, पेन निकाला और किसके भोगने पर रखा? वीपी मेनन के। और हनुवंत सिंह जी का हस्ताक्षर कर दूं? तो मेनन ने कहा, मेरे भोगने पर नहीं, कागज पर करो। तो कहा मेनन, ये पेन नहीं, ये पिस्टल है, अब बोल। तो वीपी मेनन ने कागज दिए किसको? हनुवंत सिंह जी को, और कहा, तुम जानो, तुम्हारी रियासत जाने, तुम्हें जिधर जाना है जाओ, भगवान के लिए ये पिस्टल हटाओ। तो कहा नहीं। अब हनुवंत सिंह जी ने क्या कहा, सुनना। कहा, मैं किसी के दबाव में आने वाला नहीं हूं, मैं रियासती विभाग की शर्तों को पूरा कर रहा हूं, मैं जिधर चाहूं अपनी रियासत का विलय करूं, और किसी ने भी दबाव डाला तो पेन पिस्टल ठोक दूंगा। तो मेनन जोर से चिल्लाया, अड़ अड़ अड़। तो बाहर चाय कौन पी रहे थे? तो पटेल ने कहा, यार आवाज किसकी आई? बोलो। तो पटेल दौड़कर आए तो आगे देखा तो मेनन कांप रहा है और भोगने पर बंदूक रख रखी किसने? हाँ, साउथ के हीरो की तरफ पटेल जी की एंट्री हुई। पटेल जी ने उस बंदूक को ऐसे लात मारी, बंदूक ऊपर गई और अपनी जेब में। मतलब सुनो, पटेल ने वो बंदूक छीन ली। क्या किया? अब सुनो, कहते हैं ना, एक बात सुनना, जो शांत स्वभाव का व्यक्ति होता है ना, वो किसी भी व्यक्ति की बातों को अपने नियंत्रण में ले सकता है, वो किसी पर भी काबू कर सकता है। इस बात को ध्यान रखना। शब्द बोला है शांत स्वभाव का, और जो विवेक हो, शालीनता वाला हो, वो किसी पर भी काबू पा सकता, किसी का गुस्सा कितना भी भयंकर क्यों नहीं हो। ऐसे ही थे कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। वाक्पटुता में बड़े गजब थे बात करने में, दिमाग बड़ा मास्टर माइंड था। उधर खड़ा खड़ा कांप रहा है कौन? मेनन। तो पहले बंदूक छीनी किससे? हनुवंत सिंह जी से। और पहले पटेल ने मेनन को कहा, तुम बाहर जाओ, विभाग से बाहर भेज दिया हनुवंत, और बाहर भेजा तो कहा हनुवंत सिंह जी को, कहा आप बैठिए, आराम से बैठिए। तो बिठाया किसको बताओ? हनुवंत सिंह जी को। और हनुवंत सिंह जी को पटेल जी ने कहा, ठंडा या गरम? तो कहा नहीं, गरम नहीं, इनके लिए ठंडा ही लाओ, गरम तो पहले से ही है। और वे मेनन को कहा, ठंडा भेज देना, पर तू मत आना, क्योंकि तुझे देखकर ये वापस गर्म हो जाएंगे। तो अब सुनो, बिठाया और क्या कहा सुनना। किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हनुवंत सिंह जी को कहा, आपकी रियासत जो है जनसंख्या 10 लाख प्लस है, टर्नओवर भी पूरी है, आपका जिधर विलय करना आप कीजिए, हमारी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आप पाकिस्तान में जाना चाहते जाइए, हमें तकलीफ नहीं है, बस एक बात का जवाब दीजिए, आप पाकिस्तान में जाना क्यों चाहते हैं? तब हनुवंत सिंह जी ने कहा, और हनुवंत सिंह जी देखो बिल्कुल अपनी जगह पर सही थे, उन्हें गलत नहीं मानना है। एक रियासत का राजा हमेशा क्या चाहता है कि उसे विशेषाधिकार मिले और उसकी रियासत की जनता का सर्वांगीण विकास हो। सही एक नहीं है? और अधिकार वो मिल रहे थे कौन से? तान की तरफ से। तो जब हनुवंत सिंह जी ने कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना मेरी सभी शर्तों को मानने को तैयार है और मेरी रियासत की भलाई के लिए मैं बिल्कुल किधर जाऊंगा?
पाकिस्तान की तरफ जाऊंगा। तो बिल्कुल स्टूडेंट, ये बात जब कही किसको, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये भी कहा कि उन्होंने खाली कागज भेजा है और कहा कि अपनी शर्तें लिख लो। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल वही बैठे थे, रियासती विभाग के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने भी मोहर लगाई, हस्ताक्षर किए और कागज रखा किसके सामने, हनवंत सिंह के सामने। कहा कि आपकी जो भी शर्तें हैं, जो पाकिस्तान मानने को मंजूर है, आप इस कागज पर आपकी क्या लिखो, शर्तें हम स्वीकार करते हैं। अब बताओ हनवंत सिंह जी के पास कोई ऑप्शंस बचा क्या? हनवंत सिंह जी ने अपनी शर्तें लिख दी और बिल्कुल कह दिया आपकी शर्तें स्वीकार। फिर कहा पटेल जी ने, कहा अब बताओ विलय किधर करवाओगे? तब हनवंत सिंह जी ने कहा भारत में। तो इस प्रकार मनाया गया किसको, बोलो? और फिर हनवंत सिंह जी को भेज दिया, फिर बुलाया किसको, वीपी मेनन का। मेनन कैसे हो? तो कहा ठीक नहीं है। तो पटेल जी ने कहा मैंने तुझे बोला था कि मेरे साथ चल ले चाय पीने और जूते पड़ेंगे तुम्हारे। कब बाहर चल लेता तो ऐसी कंडीशन नहीं बनती। तो मेनन ने भी कहा कभी कभार पी लेनी चाय, कान खोल के सुन लेना। हाँ, समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो। अब मैं तुम्हें देखना, मैंने जो समझाया इसके सवाल पूछता हूं तुम्हें, सवाल पूछता हूं, जल्दी से बताओ। हनवंत सिंह के पाकिस्तान विलय का पर्दाफाश किस व्यक्ति ने किया? बोलो। कौन से समाचार पत्र में? राजस्थान एकीकरण के समय किस रियासत के राजा ने वीपी मेनन के सिर पर पेन पिस्टल तानी थी? बोलो। ये किसकी बात थी कि मैं किसी के दबाव में आने वाला नहीं हूं? किसकी बात थी? बोलो। अब सुनो, तो इनके भी हस्ताक्षर शायद 11 अगस्त 1947 को ले लिए और जोधपुर यानी मारवाड़ का भी विलय कौन से संघ में हो गया? भारत संघ में। अब बताओ 15 अगस्त को देश क्या हुआ? क्या हुआ? जब देश आजाद हुआ तो सभी रियासतों के राजाओं को बुलाया गया। आजादी के दिन सभी राजा गए, केसरिया सापा पहनकर। हमारे जोधपुर के हनुवंत सिंह जी गए काली पगड़ी पहनकर। कौन सी पगड़ी? और विरोध किया कौन से दिवस का? स्वतंत्रता दिवस का। और कंधे पर अंगोछा रख कर गए और इसको मनाया कौन से दिवस के रूप में? शोक दिवस के रूप में। कहा क्यों झंडे लहरा रहे हो? आज शोक दिवस है, मैं तो बैठने आया हूं। हाँ देखो, भाषा समझो। शोक दिवस किसको कहते हैं? सही एक नहीं है। तो एकमात्र हमारे रियासत, मतलब 19 रियासतों में से एक रियासत के राजा जिन्होंने स्वतंत्रता दिवस का काली पगड़ी पहनकर क्या किया? विरोध किया। क्या किया? तो बताओ, ये भी पॉइंट महत्वपूर्ण है कि नहीं है? जिस दिन एग्जाम में पूछेगा उस दिन छोरों के होश उड़ेंगे, पर जब तुम इस सवाल को देखोगे तो तुम्हें पहले हंसी आएगी। कहेंगे हमारे हनवंत सिंह जी कोई झंडा लहराने थोड़ी गए, वो तो सभा में बैठने गए। समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया ना? पेन पिस्टल देखना चाहोगे? बताओ इनको। और तुम्हें लगेगी नहीं कि ये पिस्टल है। हाँ, इसको जूम करो और फुल जूम कर दो। एचडी में फोटो खींची है मैंने, और फुल जूम कर दो। घर पे पड़ी है, ध्यान रखना, उड़ा दूंगा तुझे। अभी बताएंगे ये फोटो कहाँ से लाए, कहाँ से नहीं लाए, सभी बताएंगे आपको, चिंता मत करो। अब इसको बीच में लेकर आ जाओ। हाँ,
ये देखिए स्टूडेंट, बताओ ये पेन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हाँ, ये पेन है, और ये देखो ये इसका बटन है। इसको खींचते ही यहां से क्या निकलती, और आवाज किधर से आती? अगले वाले आदमी से। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि गोली जिसके लगेगी वही बोलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये थी स्टूडेंट पेन पिस्टल। और अच्छे से देखो एकदम क्लियरिटी के साथ। ये क्या आ गया रे? क्या हो गया? हाँ, इधर से साफ कर बाहर सबको। हाँ, ये इकाइयां क्यों आ गई ऊपर? अच्छा, तूने इसी पेज पे लिया, दुष्टी गई का। अच्छा, रियासत तो में ही घुसा दिया तूने तो इसको। चलो हाँ, अब ठीक है, बस ऐसे ही रख। तो स्टूडेंट ये पेन पिस्टल, और देखो इसकी आकृति भी देख लो, बिल्कुल आराम से लेकर गए हनुमंत सिंह जी और उनको चेक किया। तो अब पेन को कौन चेक करे? समझ में आया कि नहीं आया? अब ये फोटो मैंने कहाँ से ली, सुनो और समझो। आप में से उदयपुर का कौन कौन है? उदयपुर का, उदयपुर। और उदयपुर गए हुए कौन कौन है? गए हुए है। सिटी पैलेस कौन कौन घुमा? वहाँ सिटी पैलेस घूमे? तो याद रखना, मैं भी बिल्कुल उदयपुर गया था, तो वहाँ पर सिटी पैलेस है ना, उसी सिटी पैलेस में खूब सारी बंदूकें पड़ी। अब तुमने तो देखी नहीं, मैं हर एक बंदूक की फोटो खींच के लेकर आया, क्योंकि इनके पीछे इतिहास बहुत बड़ा है। तो जब मैंने देखी कौन सी पिस्टल, पेन पिस्टल, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसकी भी फोटो ले ली जाए, क्योंकि पेन पिस्टल की एक बहुत बड़ी कहानी है हनुमंत सिंह से रिलेटेड। और जब एकीकरण पढ़ाए और इसी पेन पिस्टल अगर स्टूडेंट्स को दिखा दे तो चीज अच्छे से याद हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? इस बात को ध्यान रखें। ओके, लिखो जल्दी से। हाँ, अब सुनो। हाँ, बस उन्हें पसंद नहीं था, क्योंकि वो जाना चाहते थे। बस उनने जबरदस्ती, पटेल जी ने उनका मन जीत कर क्या करवा दिया? हस्ताक्षर। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे जस्ट लाइक तेरा विवाह करवा दिया घर वालों ने। अब आगे कुछ नहीं बोलूंगा। हाँ, तो सुनो और समझो आगे क्या होता है और क्या नहीं होता। तो देखो, जोधपुर के राजा हनुमंत सिंह से भारत संघ विलय पत्र पर हस्ताक्षर ले लिए, पर अब क्या बन रहा था? राजस्थान। क्या बन रहा था? तो जब राजस्थान का निर्माण हो रहा था और कितवा चरण था? चौथा चरण बनाना था। तो पटेल जी ने हनुमंत सिंह जी से संपर्क किया, कहा हनुमंत सिंह जी, हम राजस्थान का निर्माण कर रहे हैं और आपकी रियासत का विलय करना चाहते हैं। तो हनुमंत सिंह जी का पूछने की जरूरत नहीं है। अब जब मैं चाहता था तब तो मेरी बात सुनी नहीं, अब तुम्हें जिधर टिकाना है टिकाओ। तो बिल्कुल स्टूडेंट, वरहद राजस्थान है, तो जोधपुर के हनुमंत सिंह जी ने कोई भी ऐसी प्रक्रिया नहीं की। ओके, प्रतिक्रिया नहीं दी। जैसलमेर के राजा को पूछा गया, गिरधारी सिंह जी को, तो उन्होंने कहा कि क्या करना है? तो कहा कुछ नहीं, हम तो हनुमंत सिंह जी के कहने पर जाना चाहते थे, अभी यही इधर आ गए तो तुम्हें जिधर टिकाना है टिकाओ। तो जैसलमेर रियासत की तरफ से भी क्या मिल गई? बीकानेर रियासत गए शार्दुल सिंह के पास। शार्दुल सिंह जी को कहा कि आपका विलय चौथे चरण में कर रहे राजस्थान, बीकानेर का, आपको कोई आपत्ति? तो कहा बिल्कुल आपत्ति। थोड़ा नाक बजाया, थोड़े रोने रोए, पर पटेल जी ने उनको भी, हाँ, शार्दुल सिंह जी भी रेडी। फिर गए आमेर के राजा मान सिंह द्वितीय के पास। अब सुनना लफड़ा। आए सरदार वल्लभ भाई पटेल जयपुर के राजा मान सिंह जी के पास, और मान सिंह जी ने खुद ने कहा आओ पटेल जी, कैसे आना हुआ? तो कहा जैसलमेर के राजा रेडी है, जोधपुर के राजा रेडी है, बीकानेर के राजा रेडी, अगर आपकी भी अनुमति मिल जाए तो चौथा चरण बना देते हैं।
तो मान सिंह जी ने कहा पटेल जी आप जाओ, हम खुद वापस नए सिरे से राजस्थान का एकीकरण करेंगे। तो पटेल जी ने कहा ए भाई ऐसे थोड़ी होता है। मान सिंह जी बड़े गजब के थे। बिल्कुल मान सिंह जी ने कहा हम खुद एकीकरण पूरा नए सिरे से कर रहे हैं, प्रोसेस चल रही है, हम आप जो भी प्रस्ताव लेकर आए हैं हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो मैंने आपको कहा ना राजस्थान में देखा देखी बहुत होती है। तो पटेल जी ने बिल्कुल कहा मान सिंह जी को, कहा आपके अगर मन में कोई बात है तो आप हमें बताओ, हम आपकी इच्छा पूरी करेंगे। आपकी कोई शर्त हो तो आप हमें बताओ, हम आपकी इच्छा पूरी करेंगे, बस विलय आपका चौथे चरण में होना चाहिए। तो मान सिंह जी ने थोड़ी देर सोचकर कहा ठीक है, बात पूरी होगी हमारी। तो पटेल जी ने कहा बिल्कुल होगी। तो कहा ठीक है, वंशानुगत रूप से राज प्रमुख बनना चाहता है। पटेल जी चुपचाप थैला लिया और चुपचाप आ गए, बोले ही नहीं। क्यों? क्योंकि वंशानुगत रूप से राज प्रमुख पद देने की बात कह दी किसको? अब मान सिंह जी ने कहा वंशानुगत रूप से बनूंगा तो मैं। अब पटेल जी जब जा रहे थे तो मान सिंह जी ने कहा जिस दिन राज प्रमुख बना दे उस दिन जयपुर का विलय तय है। अब पटेल जी आए, हर तरीके से उन्होंने जोड़ लगाने का प्रयास किया, पर आकर बात अड़ जाती कौन से पद पर? राज प्रमुख पद पर। अब आपको भी पता है स्टूडेंट्स, कभी कभार हमारी बात पापा को पता चल जाती है। किसको? पापा को पता चल जाती है। पापा घर से बाहर होते हैं, हमें तब तक चैन नहीं मिलता जब तक एक बार बंदोली हमारी नहीं निकल जाए, क्योंकि टेंशन रहती है। जैसे सपोज करो दो मित्र बाहर खड़े हैं, एक मित्र बड़ा कपटी है और एक मित्र इधर खड़ा है, एक सामने खड़ा है। तो सामने वाले मित्र को पीछे देखा उसने, तो इस मित्र के पिताजी आ रहे थे। तो इस मित्र ने कहा आज बेटे की बंदोली निकलवा दो। तो इस सामने वाले मित्र ने इसको कहा कि एक टास्क देता हूं, पूरा करेगा? तो कहा तुझे एक सिगरेट को 2 मिनट में पीना है। तो सामने वाला इनका मूर्ख इंसान, मैं 30 सेकंड में पी लूंगा, कि रहने दे, चल 1 मिनट में पी के दिखा। तो सामने वाले मित्र ने कहा क्या मिलेगा? तो उसने कहा 500 रुपए। तो सामने वाला इनका बेटा आज तेरे 500 गए। तो वो सामने वाला मन ही मन में कह रहा 500 तो गए गए बेटे, तो आज तेरी बंदोली निकलेगी। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स, अब सामने वाले मित्र ने कहा ये 500 रुपये दुकान वाले को दे रहा हूँ, पी के दिखा। अब भाई ने जल्दी से सिगरेट ली और पीछे से भाजी आ रहे हैं और इधर से दुकानदार ने सिगरेट दी, भाई ने ली, टांग पे टांग रख के धमाधम छल्ले बना रहा है। इधर से आए कौन? पिताजी, और पिताजी ने छल्ले बनाते हुए देख लिया। अब वो सामने वाला मित्र मन ही मन में मुस्कुरा रहा है कि मेरे 500 रुपये वसूल हो गए। पिताजी ने जाते समय देखा और आंखों ही आंखों में इशारा किया कि गरा अब तेरे छल्ले बनेंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो अब सुनो, पहले पापा घर आ गए और पापा को कोई अर्जेंट काम आ गया तो पापा को आउट ऑफ टाउन जाना पड़ा। हम पहले डरते करते घर पहुंचे, घर गए तो पता चला पापा है ही नहीं, पर सुबह तो आएंगे ही, सही है कि नहीं है? या फिर लेट आएंगे ही आएंगे, बंदोली तो निकलनी। पर इस विकट समय के दौरान हम पूरे 33 करोड़ देवी देवताओं को याद कर लेते हैं कि हे विधाता, विकट स्थिति में फंस रखा हूं, अपने इस दास की, सेवक की रक्षा करो प्रभु। पूरी 11 रुपए की प्रसाद चढ़ाऊंगा। भगवान कहते हैं कि 11.5 रुपए तेरे पास रख, तेरी बंदोली निकलनी चाहिए। 11 रुपए।
समझ में आया कि नहीं आया? तो स्टूडेंट अब एक बात बताओ, पापा सुबह आएंगे, क्या हमें रात को नींद आ जाएगी क्या? बोलो। क्योंकि विकट समस्या जब हो जाती है तो नींद और चैन सब उड़ जाता है। ऐसे ही पटेल जी को भी रात को नींद नहीं आती थी। क्यों? क्योंकि बात अड़ी हुई थी सिर्फ तो सिर्फ राज प्रमुख पद की। एक तरफ भूपाल सिंह राज प्रमुख पद छोड़ने को तैयार नहीं, और दूसरी तरफ मान सिंह जी ने कहा बनेंगे तो राज प्रमुख तो का करूँ तो करूँ क्या। रात को सोए, थोड़ी देर बाद वापस रजाई फेंकते क्योंकि नींद आती नहीं, बैठते कागज लेते कुछ सॉल्यूशन निकालते, पर सॉल्यूशन निकलता ही नहीं। उसके बाद आखिरकार बहुत प्रयास करने के बाद भी जब सॉल्यूशन नहीं निकला तो सरदार वल्लभ भाई पटेल गए, अपना ड्रॉर जो था वो ड्रॉर ऐसे खोला और अंदर से निकाली मिंटो प्रेस। क्या निकाली? बोलो। मिंटो प्रेस, जो दिमाग की बत्ती जला दे। गोली आती ना, समझाने के लिए बता रहा हूँ। मिंटो प्रेस निकाली, खाई और दिमाग की क्या जली? बत्ती जली। एक आइडिया आया कि व्हाट एन आइडिया सर जी। अब सुनो, मैं अपने अंदाज में इसलिए समझा रहा हूं ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए। अब रात्रि का समय था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भूपाल सिंह को वीडियो कॉल किया। कौन सा कॉल? रात को कितने बजे? नहीं, 12:30 बजे। तुम जो कहोगे तुम्हारा समर्थन कभी भी नहीं करूंगा। तुम 12:30 कहोगे तो मैं कहूंगा 1:15। समझ में आया? तो 12:30 बजे के आसपास कॉल किया, वीडियो कॉल। तो भूपाल सिंह जी के पास वीडियो कॉल गया। पटेल जी बड़े खतरनाक। पटेल जी ने क्या किया, अपने कैमरे पर हाथ दे दिया। सुनते रहो। अब उधर सो कौन रहे थे बताओ? भूपाल सिंह जी। अब भूपाल सिंह जी का फोन बोला तो एक बार तो उठाया ही नहीं, का सोचा कंपनी का होगा। दूसरी बार वापस रिंग आई तो भूपाल सिंह जी ने देखा तो कहा रात्रि के समय पटेल वीडियो कॉल कर रहा है, यार मामला क्या है? तो बिल्कुल उन्होंने क्या उठाया, फोन उठाया तो देखो इधर भी लाइट बंदी थी, इधर भी अंधेरा, उधर भी अंधेरा। तो पटेल जी ने कहा हाँ पटेल, कुछ दिखाई नहीं दे रहा भाई। तो पटेल ने धीरे से बोलकर कहा कि मैं गोपनीय जगह में बैठा हूं और जोर से बोल भी नहीं सकता। धीरे से बोलकर कहा, और धीरे धीरे बात करने का एक्सपीरियंस तो तुम्हें भी होगा ना? एक्सपीरियंस बोलता है। सही है। मैंने एक बात कान खोल के सुन लेना, जिस उम्र में जो काम शोभा देते हैं वो उस उम्र में कर लिया करो। बुढ़ापे में पड़े पड़े बात करोगे धीरे धीरे तो लोग कहेंगे ये आदमी सही नहीं है। समझ में आ गया ना? तो सुनो, पटेल जी ने कहा मैं विकट स्थिति में बैठा हुआ हूं भाई, मैं जोर से बोल नहीं सकता, आप बाहर जाओ, आपसे कोई पर्सनल बात करनी है। तो पटेल भूपाल सिंह जी ने कहा 1 मिनट रुक भाई, मैं बाहर जाऊं, लाइट ऑन करूं। लाइट ऑन करी। अब पटेल जी का मास्टर माइंड देखिएगा, और ये सब समझाने के लिए तुम्हें बता रहा हूँ। पटेल जी ने कहा कि भूपाल सिंह जी मैंने इसलिए कॉल किया है कि यहाँ पर चल रही है आपके सभी रियासतों के प्रधानमंत्रियों की, राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की और कुछ राजाओं की बैठक। तो भूपाल सिंह ने कहा ठीक है, आगे बता। कहा कि एक नए पद का सृजन किया गया है, महाराज प्रमुख का। किसका? महाराज प्रमुख पद का सृजन किया गया है। और इस महाराज प्रमुख पद की विशेषता यह है कि पहली बार बन रहा है, और जिसको ये पद दिया जाएगा जिंदगी भर वो महाराज प्रमुख रहेगा। उसके बाद महाराज प्रमुख दूसरा कोई बनेगा ही नहीं। और राजाओं में भी प्रमुख महाराज प्रमुख। तो सवाल उठा कि महाराज प्रमुख बनाए किसे? तो आप मेरे घनिष्ठ हो, मैंने आपका नाम लिया कि भूपाल सिंह को बनाओ। तब सब ने विरोध किया, और सबसे ज्यादा विरोध किया
मान सिंह ने कहा बनूंगा तो महाराज प्रमुख मैंने बहुत प्रयास किया है पर मेरी बात नहीं मानी, इसलिए कल आप मुझे मत कहना कि तूने बनाया नहीं, मैंने पूरा प्रयास किया। और ये पूरी बातें झूठी बोल रहे हैं कौन? पटेल। अब ये बातें जू ही सुनी किसने? भूपाल सिंह ने कहा देख पटेल, 20 लाख जनसंख्या, 1 करोड़ टर्नओवर मेरी भी है जनसंख्या रियासत की, अगर महाराज प्रमुख मुझे नहीं बनाया तो मैं भी विलय होने नहीं दूंगा। अब पटेल जी को हंसी आ रही थी, पटेल जी ने फोन म्यूट किया, का काम हो रहा है। फिर वापस लेकर आए और पटेल जी ने कहा नहीं 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 नहीं, मेरे बस की बात नहीं है, मैंने बहुत प्रयास किया पर नहीं माने तो नहीं माने, अब बनाएंगे किसको? जय सिंह को, सॉरी मान सिंह को, जय सिंह नाम आ गया, कि मान सिंह को बनाएंगे तो बनाएंगे, मैं क्या कर सकता हूं? कहा तू कुछ भी कर, महाराज प्रमुख बनूंगा तो मैं बनूंगा। तो कहा मैं बात कहूं तो किस आधार पर कहूं? मैं अगर कहूंगा तो सभी आपका विरोध करेंगे कि राज प्रमुख भी आप, महाराज प्रमुख भी आप, 2 पद आपको कैसे मिलेंगे? हाँ, एक बात हो सकती है, अगर आप राज प्रमुख पद से इस्तीफा दे दो तो महाराज प्रमुख पद की दावेदारी हो सकती है। तो कहा, भूपाल सिंह जी ने कहा इस्तीफा व्हाट्सएप करूं हाथों हाथ? यही तो चाह रहे थे, कौन? बोलो, सरदार वल्लभ भाई पटेल का इस्तीफा व्हाट्सएप करूं? तो पटेल जी ने कहा मैं एक काम करता हूं, सुबह मेरा आदमी आएगा, उसे जल्दी से तुम राज प्रमुख पद से क्या दे देना, इस्तीफा दे देना, और मैं ट्राई करूंगा, 100% नहीं कह रहा हूं कि तुम्हें महाराज प्रमुख बनाऊं। भूपाल सिंह जी ने कहा बनूंगा तो महाराज प्रमुख। फोन काट दिया। किसने? भूपाल सिंह जी। इधर पटेल जी पहले जबरदस्त हंसे और रजाई ओढ़कर सो गए, क्योंकि काम कंप्लीट। सुबह उठे तब तक तो आगे इस्तीफा तैयार था, किसका? बोलो, कौन से पद से? बुलाया मान सिंह को, का बनो कौन से प्रमुख, और भूपाल सिंह जी को बनाया महाराज प्रमुख। तो देखो पद बनाते गए, घोड़ियां देते गए, और भूपाल पटेल जी ने कहा एक बार सभी रियासतों का विलय होने दो, सब पद समाप्त। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा गया लोहा पुरुष। अब सोचो 19 रियासतों का विलय करने में पटेल जी को इतना जोर आया, तो उस समय भारत में 500 प्लस रियासतें थी। कैसे उन्होंने राजाओं को मनाया होगा, कैसे पापड़ बेले होंगे? समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया ना, आया ना? लिख ले जल्दी से, छापो। लिखो जल्दी से। पहले बताओ क्या लिखा? अच्छा, महत्वपूर्ण बिंदु ही लिखने हैं ना? महत्वपूर्ण बिंदु लिखने हैं ना? तो पहला महत्वपूर्ण बिंदु लिखो स्टूडेंट। अच्छा, प्रधानमंत्री लिखने हैं? हाँ तो लिखो धानी ही धानी राजधानी। अब राजधानी कहाँ आ जाएगी? जयपुर। लिखो राजधानी जयपुर, राजधानी जयपुर। लिख लिया? आगे लिखो राज प्रमुख। राज प्रमुख बताओ किसे बनाया गया? बोलो रे, लिखो जल्दी से। राज प्रमुख मान सिंह, राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय। कौन से पद का सर्जन हुआ? तो लिखो महाराज प्रमुख। बताओ महाराज प्रमुख किसे बनाया गया? क्या बात है। अगर आपको सवाल पूछ लिया, सुनो अब, कि महाराज प्रमुख पद का सर्जन कौन से चरण में हुआ?
आजीवन महाराज प्रमुख पद पर कौन बने रहे? समझ में आया ना? भूपाल सिंह की मृत्यु के बाद महाराज प्रमुख पद क्या हो जाएगा? समाप्त। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अब सुनो, आगे जो हमने लिखा है ना प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री चेंज हो जाएगा, अब बन जाएंगे प्रधानमंत्री हीरा लाल शास्त्री। यानी वर्मा जी को भी गोली दी गई थी बस पटेल जी द्वारा, एक चरण का उन्हें प्रधानमंत्री रखा और फिर कहा टाटा बाय बाय। प्रधानमंत्री लिखो हीरा लाल शास्त्री। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ो स्टूडेंट। राज प्रमुख आ गया ऊपर। अब सुनो, उपराज प्रमुख उपराज प्रमुख लिखने की जरूरत नहीं है, कंप्लीट ना। अब सीधा लिखो उद्घाटन करता, उद्घाटन करता। और उद्घाटन करता में नाम लिखो जल्दी से, खुद सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। लिख लिया? ओके, अब हेडिंग डालो महत्वपूर्ण बिंदु। महत्वपूर्ण बिंदु, और महत्वपूर्ण बिंदु में लिखो जल्दी से पहला ही पॉइंट, महाराज प्रमुख पद का सृजन। महाराज प्रमुख पद का सृजन, महाराज प्रमुख पद का सृजन, सृजन कितवे? चौथे चरण में हुआ। महाराज प्रमुख पद का सृजन चौथे चरण में हुआ। लिखो भूपाल सिंह को, भूपाल सिंह को आजीवन, भूपाल सिंह को आजीवन क्या बनाया गया? महाराज प्रमुख बनाया गया। महाराज प्रमुख बनाया गया। उधर बार कम देखेगा तो जूते पड़ेंगे तेरे। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? ओके, अगले पॉइंट में लिखो स्टूडेंट, ये अभी समझा दूंगा मैं। लिखो पी सत्यनारायण राव समिति के तहत, पी सत्यनारायण राव समिति के तहत, पी सत्यनारायण राव समिति के तहत विभागों को, विभागों को, विभागों को निम्न रियासतों में वर्गीकृत किया गया। विभागों को निम्न रियासतों में वर्गीकृत किया गया। विभागों को निम्न रियासतों में वर्गीकृत किया गया। लिख लिया? अब नंबर फर्स्ट लिखो राजधानी। बताओ राजधानी किस रियासत को दी गई? जयपुर को। किसको दी गई? जयपुर को। राजधानी बराबर करके सीधा लिख दो आगे जयपुर। लिख लिया? आगे लिखो स्टूडेंट, राजधानी के बाद न्याय विभाग। न्याय विभाग किसको दिया गया रे? बिल्कुल लिखो जोधपुर। न्याय विभाग जोधपुर। न्याय विभाग जोधपुर। लिख लिया? आगे लिखो स्टूडेंट, शिक्षा विभाग किसको दिया गया? बीकानेर। शिक्षा विभाग बीकानेर।
खनिज विभाग उदयपुर, खनिज विभाग उदयपुर। लिख लिया? आगे बढ़ो, खनिज विभाग आ गया, आगे लिखो कृषि विभाग भरतपुर, कृषि विभाग भरतपुर। लिख लिया? वन व सहकारी विभाग, वन व सहकारी विभाग। बताओ किसको? कोटा को। लिख लो जल्दी से, वन व सहकारी विभाग कोटा। लिख लिया ना? नेक्स्ट आगे बढ़ो स्टूडेंट। अब बताओ, जोधपुर के राजा हनुवंत सिंह जी पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, इनका पर्दाफाश किसने किया? कौन से समाचार पत्र में? तो देखो, जोधपुर का विलय चौथे चरण में ही हो रहा है ना, तो स्टार और नोट लगाकर लिखो, जोधपुर के राजा हनुवंत सिंह, जोधपुर के राजा हनुवंत सिंह, जोधपुर के राजा हनुवंत सिंह के पाकिस्तान विलय का पर्दाफाश, के पाकिस्तान विलय का पर्दाफाश सुमनेश जोशी ने, सुमनेश जोशी ने रियासत समाचार पत्र में किया, रियासत समाचार पत्र में किया। लिख लिया? अगले पॉइंट में लिखो, हनुवंत सिंह ने भारत संघ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय मेरे को नींद आ गई। क्या लिखा आपने? बोलो। हनुवंत सिंह ने भारत संघ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय वीपी मेनन के सिर पर, वीपी मेनन के सिर पर पेन पिस्टल तानकर, पेन पिस्टल तानकर, पेन पिस्टल तानकर ये कहा, ये कहा, मैं किसी के दबाव में आने वाला नहीं हूं। पेन पिस्टल तानकर ये कहा, मैं किसी के दबाव में आने वाला नहीं हूं। लिख लिया? अगले पॉइंट में लिखो, हनुवंत सिंह ने, हनुवंत सिंह ने हनुवंत सिंह ने क्या लिखा आपने? हनुवंत सिंह ने स्वतंत्रता दिवस के दिन कौन सी पगड़ी पहनकर? काली पगड़ी पहनकर हनुवंत सिंह ने स्वतंत्रता दिवस के दिन काली पगड़ी पहनकर विरोध किया। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? बस ये हो गया आपका कितवा चरण? बोलो। चौथा चरण। अब आगे हेडिंग डालो, कितवा चरण? पांचवा चरण, पांचवा चरण। फास्टली लिखो, पांचवा चरण। और पांचवें चरण में लिखो, बराबर करके नाम लिखो पांचवें चरण का, संयुक्त वरहद राजस्थान, संयुक्त वरहद राजस्थान। लिख लिया? ओके।
आगे लिखो विलय की तारीख। विलय की तारीख कितनी थी रे? 15 मई 1949। 15 मई 1949, 1949 लिख लिया? अरे लिख लिया ना? फॉर्मूला लिखो। अब याद है तुम्हें? चौथा प्लस पहला, पांचवा चरण ही है ना, तो चौथा प्लस पहला नहीं लिखना है यहाँ पे, वो तो मैंने तुम्हें याद करने का तरीका बताया। अब देखो चौथे चरण का नाम क्या है, और वरहद राजस्थान में अब मिला दिया गया, बताओ जल्दी से किसको? बोलो, मत्स्य संघ को। तो बन गया संयुक्त वरहद राजस्थान। तो वापस लिखो फॉर्मूला, संयुक्त वरहद राजस्थान। संयुक्त वरहद राजस्थान। संयुक्त वरहद राजस्थान लिख लिया? फॉर्मूला लिखो आगे, वरहद राजस्थान प्लस वरहद राजस्थान प्लस कौन सा? मत्स्य संघ। लिख लिया? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ो स्टूडेंट। लिखो जल्दी से, विलय रियासतें व ठिकाने। विलय रियासतें व ठिकाने। विलय रियासतें व ठिकाने। विलय रियासतें और ठिकानों में अब मेरी बात सुनो, अच्छे से ध्यान रखना। वरहद राजस्थान में अपनी कॉपी में जाकर ऊपले वाले पार्ट्स में देखो, वरहद राजस्थान में कुल कितनी इकाइयाँ थी और रियासतें कितनी थी? 14 रियासतें प्लस 2। तो बिल्कुल वरहद राजस्थान के नीचे कोष्टक में लिखो 14 रियासतें प्लस 2 ठिकाने। यानी वरहद राजस्थान की जो बात है इसमें लिख दो 14 रियासतें प्लस 2 ठिकाने। लिख दिया? अब बताओ आगे क्या लिखा हुआ है, बोलो। अब बताओ मत्स्य संघ में कितनी रियासतें थी, ठिकाना कितना? तो कोष्टक में लिख दो 4 रियासतें प्लस 1 काणा ही काणा ठिकाना। लिख लिया? वापस लिखो, कुल विलय रियासतें व ठिकाने। 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 लिख लिया? अरे लिख लिया ना? ओके, अब कुल विलय रियासतें व ठिकानों के आगे लिखो। बताओ रियासतों को रियासतों में जोड़ेंगे तो कितनी आएगी? तो लिखो 18 रियासतें प्लस कितने ठिकाने? इकाइयाँ कितनी हो गई? तो अब बताओ पीछे चीजें कितनी बची है? 2। रोही ही रोही और अजमेर मेरवाड़ा। समझ में आया कि नहीं आया? इस बात को अच्छे से ध्यान रखें। तो सुनो, एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है राजस्थान की वह रियासत जिसके संपूर्ण विलय है तो 7 वर्ष लग गए। कितने? अब कैसे सवाल पूछा, इसका उत्तर कोई दे ही नहीं पाएगा, जिसने प्रैक्टिकली पढ़ा है वो उत्तर देगा। पहले देखो अभी तक हमने कितने चरण बनाए, पहले बताओ। 5। 5वें चरण की तारीख देखो कितनी है? 15 मई 1949। प्रथम चरण की तारीख देखो कितनी है? अब गोली मारो तारीख को, 48 और 5वें चरण तक 49। तो कितना साल हुआ? 1 साल में हमने 18 रियासतें और 3 ठिकानों का विलय कर दिया। तो पीछे रियासत कितनी बची? रोही ही रोही, सिरोही का विलय करने में लग गए 7 साल।
बोलो समझ में आया कि नहीं आया? और साथ ही साथ में अजमेर मेरवाड़ा को भी। तो बताओ एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रियासत हुई कौन सी? अगर भरोसा नहीं हो तो पिछला वाला RAS मेंस का पेपर उठाकर देखना। 5 नंबर का सवाल पूछा, एकीकृत राजस्थान में सिरोही विलय पर टिप्पणी कीजिए। कितने नंबर का? क्योंकि मेंस में लिखना होता है तो सवाल ऐसे बनते रहे, ऐसे पता लगाया जाता है कि इस टॉपिक में महत्वपूर्ण क्या है। समझ में आया कि नहीं आया? वरना 18 रियासतें और 3 ठिकानों को तो मिलाने में मात्र कितना साल लगा? लगभग 1 साल लगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो हेडिंग डालो आगे, पहले लिखो। अब सुनो मेरी बात, जो पद है ना, पद है जीव के जीव लिख दो जो चौथे चरण में थे। राजधानी भी वही, राज प्रमुख भी वही, महाराज प्रमुख भी वही, और उद्घाटनकर्ता भी वही, प्रधानमंत्री भी वही। जल्दी से लिख लो। लिख लो, जल्दी से लिख लो। लिख लिया? अब 1 मिनट के लिए सोचो स्टूडेंट, मैं इस एकीकरण को चाहता तो 7 चरण सीधे बनवा कर सिर्फ 20 मिनट में टॉपिक कवरअप करवा देता। पर मुझे पता है कि टॉपिक स्टूडेंटों को ऐसा पढ़ाना है ताकि ज़िंदगी में वापस पढ़ने की ज़रूरत तो पड़े, पर एक बार पढ़ते ही पूरी चीज़ें रिमाइंड हो जाए। समझ में आया कि नहीं आया? इस बात को ध्यान रखें स्टूडेंट। लिख लिया? हेडिंग डालो जल्दी से आगे। कितवा चरण आएगा अब? 6वां चरण, और 6वें चरण का नाम लिखो जल्दी से। कौन सा? 6वें चरण का नाम लिखो राजस्थान संघ। फास्टली लिख लो, राजस्थान संघ। लिख लिया? लिखो विलय की तारीख। विलय की तारीख कितनी? 26 जनवरी 1950। फॉर्मूला लिखो। लिखो राजस्थान संघ बराबर, इसके पहले क्या बनाया आपने? संयुक्त वरहद राजस्थान। तो लिखो संयुक्त वरहद राजस्थान प्लस रोही ही रोही सिरोही। एक पॉइंट छूट गया, अब वो सब लास्ट में लिखेंगे। डॉक्टर शंकर देवराय समिति, ओके, वो लिखेंगे महत्वपूर्ण बिंदु में सबसे लास्ट में। ओके, क्या लिखा आपने? संयुक्त वरहद राजस्थान प्लस रोही ही रोही सिरोही। अब मेरी बात सुनो, सिरोही पूरा आया क्या? तो किसको छोड़कर आया? तो आगे कोष्टक में लिखो आबू देलवाड़ा को छोड़कर। आबू देलवाड़ा को छोड़कर। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? पिछला वाला पढ़ेंगे कल। पहले सुन लो, कल आते ही विलय रियासतें कौन से चरण में कहाँ हुई, प्लस प्रजा मंडल की सीरीज दोनों पूछूंगा। बोलो याद करके आओगे? पक्का ना? ओके, धन्यवाद।